तो भैया हुआ था कि हम जब आए थे पटना कंपटीशन की तैयारी करने पढ़ने, तो उसी समय जो है हमने देखा शहरी लोग को ठगना बड़ा आसान है। शहर वाला मकई की रोटी दे दो, अरे बाप क्या हमने खा लिया है कि नहीं जी? बोलो, जेन्युइन बात मैंने बताया आप लोग को। देख बेटा, मैं जहां नहीं देख पा रहा हूं वहां तुम देखो, और मैं नहीं जो किया हूं वो तुम करो। मेरे बच्चे ध्यान समझना, कुछ अलग इससे हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो मजा आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त तरीके से जम के व्यस्त होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड्स वाला पे। तो बच्चा, आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम झकास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय, और दूसरा अध्याय क्या है? कृषि। और कृषि से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए बोले कि आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, कि कृषि से जो है हम लोग जुड़े हैं। ठीक है? कहाँ? बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? कृषि होता है, खेती होता है ना जी? है का बिहार में खेती के अलावा कुछ दिखता है आप लोग को? बोलो, कुछ दिखता है? अरे वो डायरेक्शन से मैं नहीं बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन से आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन से प्रभु नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है? खेती जो है यहाँ पे ज्यादा होता है, खेती और सरकारी नौकरी के पीछे लोग हैं। ठीक है? या तो खेती होगा या सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां तो आई नहीं है जहां पे जाके हम लोग काम कर लें। आई है जी? नहीं ना। यही सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, साथ ही हम आपको बताएंगे कृषि को लेके एकदम जबरदस्त चीजें। मतलब अगर आप किसान नहीं है तो किसान बन जाइएगा। अगर खेती बाड़ी के बारे में अगर आप लोग को नॉलेज नहीं होगा कि किस समय जो है हम लोग कौन सा बीज डालेंगे, कौन सा फसल उगाएंगे, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। टेंशन नहीं लेना, एकदम जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है, एकदम फनी टाइप से आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चा, सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे क्या? कृषि। ओके क्या देखेंगे बच्चा? कृषि। ठीक है? और ये पूरा अध्याय हम आप लोग का कंप्लीट करवाएंगे ही एकदम जबरदस्त तरीका से। मेरे बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए भारत जो है कृषि प्रधान देश भी है। भारत क्या है बच्चा? कृषि प्रधान देश है। ये बात पता है कि नहीं पता है? बोलो। देखो, लाइफ में हम पर्सनली हम अपनी बात करते हैं तो दो लोगों का बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। वो है किसान, दूसरा जवान। इसलिए बोला जाता है जय जवान और जय किसान। सुने हैं ना? जय जवान जय किसान। जवान इसलिए हमने बोला, जवान किनको बोलते हैं? फौजी को। ठीक है? जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, वो हमारे लिए रात दिन बर्फीली पहाड़ में एक कर देते हैं, एक कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग अगर शांति से भारत में जी रहे हैं, शांति से अपने घर में सो रहे हैं चैन की नींद, उनके पीछे बस फौजी है, बस फौजी है। और हम जिनके वजह से खाना खा रहे हैं, हमें 2 वक्त की जो रोटी मिलती है, वो कौन है? किसान है। मेरे दोस्त, लाइफ में हमेशा याद रखना, किसान को कभी भी गलत नजर से, क्योंकि देखते हैं, मैंने देखा है कि किसान को इज्जत देना कोई नहीं चाहता है, किसान को कुर्सी पे बैठाना कोई नहीं चाहता है। ठीक है? यहां तक कि जो हमारी सरकार है उन पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता। फसल बुड़ जाता है लेकिन सरकार उन पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, ये चीजें हो रही है अपने भारत के अंतर्गत। मेरे दोस्त, लाइफ में हमेशा याद रखना, किसान है तो आपका पैसा जरूर लगता है किसी चीज को खरीदने में, चावल आटा गेहूं, लेकिन उसे उपजाने में किसान का हाथ रहता है। और किसान, और हम इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि हम भी किसान के ही हैं, किसान के बेटे हैं। ठीक है? मेरे पिताजी भी खेती करते थे पहले। ठीक है? खेती करते थे, और मैं भी खेती कर चुका हूं। अब बिलीव करो, मैं भी खेती कर चुका हूं, मैं भी जाके खेत में कुदाल चलाया हूं, मुझे पता है। अरे भैया, इतना जो बीज डालते हैं किसान लोग, जो बीज डालते हैं ना, वो उनके बेटे के तरह होता है, बेटे के तरह होता है किसान के अंदर। मैंने देखा है भाई, फसल अगर टूट जाए, बर्बाद हो जाए, वो रोते हैं, दिल से रोते हैं वो लोग। समय पे उसमें पानी डालते हैं, समय पे खाद डालते हैं, हर चीज पूरा करते हैं। अगर उसमें खरपतवार आ गया तो उसे निकालते हैं एक एक करके, तब जाके फसल उपजते हैं। और हम अमीर आदमी उनकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। भाई हम तो गरीब हैं बाकी जो अमीर है वो वैल्यू नहीं। तो हम तो अभी भी मैंने बोला कि लाइफ में हम 2 व्यक्ति का हमेशा दिल में रखते हैं और हमेशा उनका इज्जत देते हैं। हम अपने से ज्यादा प्राथमिकता हम उनको देते हैं, किसान को और जवान को।
जवान की अगर मैं बात करूं, वो बर्फीली बर्फ गिरते रहता है, बर्फ गिरते रहता है उनके सर पे, एक कोट पहने रहते हैं, तब फिर भी एकदम ताने खड़े हैं कि हमारे सीमा में नहीं घुस सकते हो। इसलिए बच्चा, हालांकि बिहार से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लगभग जो बच्चे हैं उनके पिताजी खेती बाड़ी ही करते हैं। हालांकि ये हिंदी मीडियम की बैच है तो इसमें तो हम कह रहे हैं कि 98% जो 95% जो बच्चे होंगे उनके पिताजी खेती बाड़ी ही करते होंगे। 95 तो चलेगा, 5% बिजनेस वगैरह होगा, दुकान वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होंगे। है कि नहीं जी, बोलो। जेन्युइन बात मैंने बताया आप लोग को, इसलिए किसान की हमेशा इज्जत करना चाहिए। और गमछवा देख के लग रहा है कि हम किसान हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पूरा हम वही मूड में आए थे कि आज हम पूरा खेती के बारे में पढ़ाएंगे, और आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इधर उधर नहीं जाओ मेरे भाई, पढ़ लो पहले अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लो। और ये आपका अध्याय सिलेबस है, बाहर की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए इधर उधर नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जो है जीविका, मतलब जीवन यापन जो है किस चीज पे होता है? कृषि पे होता है। 2/3 लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। और हमने बिहार की बात इसलिए किया क्योंकि बिहार में ये अन्याय होते रहता है, और किसानों के साथ तो ज्यादातर ही होता है मेरे दोस्त, ओके। इसलिए याद रखना, भारत जो है किसान कृषि प्रधान देश है, ठीक है। ज्यादा क्लास ले लिया से थोड़ा सा ये निकल रहा है, चलो। कृषि प्रधान देश है। भारत में जो है 2/3 लोग जो है कृषि पे आश्रित रहता है। उनकी जीविका जो है किस चीज पे आश्रित है? कृषि पे आश्रित है। बच्चा, भारत का जो राष्ट्रीय आय में कृषि का जो है 24% का योगदान है। 24% का योगदान जो है कृषि का है। आगे हम लोग समझते हैं भारत का जो ये विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो हमें प्राप्त होता है, कहां से होता है? कृषि से होता है। मेरे दोस्त, अगर आप 1 करोड़ रुपया कमा लिए हो तो कुछ नहीं कमाए हो, 5 करोड़ कमा लिए हो तो कुछ नहीं है। जिस दिन खाना बंद होगा तो पैसा आप नहीं खा पाओगे। खाना क्या है? अन्न खाना है, और अन्न जन्मदाता कौन है? वो किसान है। वो कौन है? किसान है मेरे दोस्त। इसलिए किसान को हमेशा इज्जत दो, ठीक है। और चाहो तो एक बार आप भी अपने टाइप से अगर खेती बाड़ी होगा तो कभी देखना कितना मेहनत लगता है। अरे भैया एक बात बताओ, मैंने इस चीज को फील किया। हालांकि अभी तो मैं उतने धूप में नहीं रह सकता हूँ, मैं भी रहा हूँ, लेकिन उतनी भी धूप में नहीं रहा हूँ, ठीक है। रहा हूँ, शाम सवेरे गया हूँ, खेत में घुमा हूँ, किया हूँ, थोड़ा सा पिताजी का हेल्प किया हूँ। पिताजी मेरे मेहनत करते थे उस चीज को लेके। हालांकि आप सभी के पिताजी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए भी, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। आपके पिताजी हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम अपने बच्चे को ऊंची से ऊंची लेवल पर ले जाऊं। मैंने देखा ही, एक पोस्ट देखा था, माँ जो है, माँ जहां तक देख सकती है, माँ उतने दूर तक अपने बच्चे को दिखा सकती है। पिता जहां तक खुद नहीं देख सकता है, पिता वो अपने बच्चे को दिखाना चाहता है। अब साधारण सी उदाहरण में दूंगा आपको, तो माँ जो है गोद में ऐसे लेती है बच्चे को, ऐसे गोद में लेती है ना, ऐसे करके गोद में लेती माँ, और पिता कंधा आप ऐसे करके, यहाँ दोनों पैर रहता है इस पे, आप बैठे रहते हैं ना आकर के। हाँ देख देख बेटा, मैं जहां नहीं देख पा रहा हूं वहां तुम देखो, और मैं नहीं जो किया हूं वो तुम करो। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही ना मेरे बच्चे? पहला तो भारत जो है कृषि प्रधान देश भी है। दूसरी बात कि भारत का लगभग 2/3 लोग जो है क्या करते हैं? खेती पे है, और उनकी जीविका जो है, भारत की जो लोग हैं उनकी जीविका कृषि पे ही आधारित है ज्यादातर। और भारत का राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का योगदान 24% है। और भारत की जो विशाल जनसंख्या है, ये जो विशाल जनसंख्या है, उसके लिए भोजन कहां से प्राप्त हो रहा है? कृषि से प्राप्त हो रहा है मेरे दोस्त। मुझे पता है, देखो अभी जो है फसल का दाम ज्यादा होगा। जैसे किसान लोग, अगर आप लोग सहमत हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, शेयर कर देना मेरे बच्चे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कृषि को लेके ना। तो खेती बाड़ी जो है, खेती बाड़ी आसान चीज नहीं है, बहुत हार्डली है। मैंने बताया ना आपको कि पैसा कितना कमा लो, लेकिन भोजन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे उस चीज को बंद करता हूँ। अगर मैं किसान नेता बन गया भैया तो फिर खैर नहीं है,
सरकार देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ एक ये जबरदस्त गुप्त बात बता रहा हूँ। देखो खेत जो खेत करते होंगे उनको पता होगा कि जब हम खाद बीज खरीदने जाते हैं तो उस समय उनका दाम महंगा होता है। जब हम उपजा के लाते हैं, वह उपज जाता है, जब किसान लोग जो है खेती बाड़ी करके लाते हैं तो फिर उसका दाम कम हो जाता है। अभी देखो बहुत ज़्यादा होगी, अभी गेहूं का दाम ज़्यादा होगा, चावल का सॉरी मक्का का दाम ज़्यादा होगा। बट जिस समय हम लोग उपजाते हैं ना, जिस समय फसल आती है हमारी घर पे, जब हम बेचने जाते हैं तो वहाँ पे फसल की दाम कम होती है। हर जगह सिस्टम गड़बड़ चल रहा है कि नहीं। चलो, भारत में कृषि जन्य उद्योग का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत में जलवायु भारत में जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण फसलों की विविधता भी पाई जाती है। अब भैया तोहरा लोग के एगो बात नहीं समझ में आया होगा, का नहीं समझ में आया सर, विविधता का होता है। अरे विभिन्न समझ में आया। भारत में जलवायु विभिन्न प्रकार की है, गर्मी ठंडी मौसम, सर्दी बरसात अरसात सब है। मिट्टी भी अलग अलग है, बहुत प्रकार की मिट्टी है भारत में। और इसी कारण जो है यहाँ पे हर एक तरह की फसल उगाई जा सकती है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लिया ना कि भारत में लगभग 2/3 लोग जो लोगों की जीविका जो है कृषि पर आश्रित है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है 24% है। भारत का विशाल जनसंख्या जो है भोजन पे आश्रित रहते हैं। भारत में कृषि जन्य उद्योग का कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में जलवायु, मिट्टी, धरातल जो है विभिन्न प्रकार के हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है फसल भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कृषि योग्य भूमि के 4 भागों में बांटा गया। जो कृषि योग्य भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। दूसरा है चालू प्रति खेत, मतलब 1 साल से कम समय में खेती हुआ, सॉरी, चालू प्रति भूमि जो है 1 साल से कम समय खेती नहीं, ठीक है। 1 साल से कम समय खेती नहीं हुआ है, मतलब 1 साल से जो उस जमीन पे खेती जो है 1 साल से, क्या लिख दिया है यार, अन्य प्रतिभूमि 1 साल से अधिक खेती नहीं। देखो 1 साल से जो हो, सीधी बात, 1 साल से जो है खेती जो है 1 साल से कम बोलो, कम समय में जो है, मैं लिख ही देता हूं वही सही रहेगा। 1 साल से कम उस जमीन पर खेती नहीं हुआ, ठीक है। 1 साल से जो है 1 साल से कम 8-9 महीना तक उस जमीन पे खेती नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे चालू प्रति खेती, ठीक है। लेकिन जो अन्य प्रतिभूमि 1 साल से अधिक खेती नहीं हुआ उस पे, ठीक है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जहाँ पे कृषि तो हो सकता है लेकिन व्यर्थ पड़ा हुआ है, तो हो गया जंगल। दूसरा बात की मकान, मकान, दुकान, दुकान, उद्योग, उद्योग, मैदान, ठीक है, क्या हुआ, मैदान, ठीक है। ये सब क्या होगा, कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन व्यर्थ भूमि है, जंगल, मकान, दुकान, ये सब वहां पे लग गया, घर बन गया, चीजें। तो मैंने बताया कि कृषि योग्य भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया। पहला तो हो गया बोया गया क्षेत्र, मतलब जहाँ पे कृषि चालू है, ठीक है। अब चालू प्रति खेत 1 साल से कम समय वहां पे जो है खेती नहीं हुई है, मतलब दूसरा 1 साल के बाद जो है 1 साल में एक ही खेती चल रहा है वहां, सीधी बात समझो तो, ठीक है। अन्य प्रतिभूमि जो 1 साल से वहां पे खेती हुई ही नहीं है, कि 1 साल से अधिक हो गया वहां पे खेती नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे अन्य प्रति खेती, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में ना बेटा, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जहां पे हम कृषि तो कर सकते हैं बट वहां पे जो है जंगल हो गया, कृषि नहीं कर रहे हैं लोग, घर बना लिए, मकान बना लिया, उद्योग बना लिया, इसलिए वहां पे कृषि नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि उत्पादक बढ़ाने के तरीके क्या हैं, कृषि में जो उत्पाद बढ़ाने के तरीके क्या हैं, ठीक है। कृषि उत्पाद बढ़ाने के जो तरीके हैं, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना होगा। भैया कैसे करना होगा वो आगे हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सस्य सस्य गहनता, सस्य गहनता में क्या होता है भैया, इसमें जो है 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक अधिक 2 या 2 से 2 से अधिक बार
खेती खेती करना क्या कहलाता है? शस्य गहनता कहलाता है। प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, अगर हमको अधिक उपजाऊ बनाना है, जमीन को अधिक उपजाऊ करना है, तो हम क्या करेंगे वहां पे बच्चा? हम लोग क्या करेंगे खेती में? क्या करेंगे? खाद जो है अच्छे क्वालिटी का डालेंगे, खाद। ठीक है। सिंचाई जो है हम लोग समय पे करेंगे। क्या करेंगे? सिंचाई समय पे करेंगे। कटाई क्या करेंगे? कटाई समय पे करेंगे। हर चीज जो है, खरपतवार आया तो कीटनाशक दवाई डालेंगे। इस तरह से हमें खेती को उपजाऊ बनाना है। तो दोनों के बारे में हम लोग समझ लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, वो तो हम यहाँ पे हम बता ही दें क्या? चलो, प्रति हेक्टर भूमि में है उपज में वृद्धि करना होगा। अब क्या करना होगा? आधुनिक तरीके ढूंढना होगा। क्या होगा? या आधुनिक आधुनिक तरीके से यंत्र का प्रयोग करना है। ओके। तो सस्य गहनता आप लोग समझिए, दो या दो से अधिक बार जहाँ पे खेती हो रहा है उसे हम लोग सस्य गहनता कहेंगे। और प्रति हेक्टेयर भूमि में जो है उपज जो है क्या करना होगा? अधिक करना होगा, उपज में वृद्धि करना होगा। ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चा, तो देखते हैं यहाँ पे कि सस्य गहनता एक ही कृषि में, एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों का उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना सस्य गहनता कहलाता है। एक ही भूमि में एक से अधिक, हम लिख लिया दो या दो से अधिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक, या लिख देते हैं एक, या एक से अधिक होगा, सीधी बात। एक से चलो, एक से अधिक बार खेती करना क्या कहलाता है? एक से अधिक बार खेती करना एक ही साल में। चलो फिर से लिखते हैं, एक साल में एक ही जमीन पर, एक ही जमीन पर दो बार एक से अधिक बार खेती करना सस्य गहनता चलो भाई आगे हम लोग देख लेते हैं। सस्य गहनता एक ही कृषि, एक ही भूमि में एक से अधिक बार फसलों का उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना सस्य गहनता कहलाता है। सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब जो है, पंजाब में एक से अधिक बार फसल किया उपजाया जाता है। पंजाब में क्या होता है? सस्य गहनता होता है। क्या होता है? सस्य गहनता होता है, मतलब और इसके लिए अग्रणी राज्य भी है पंजाब। ओके, बात समझ में आया? सस्य गहनता एक से अधिक बार खेती करना, एक ही जमीन में एक से अधिक बार खेती करना क्या कहलाता है? सस्य गहनता कहलाता है। दूसरी बात की, सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब जो है सबसे भारत का जो है पंजाब में जो है क्या होता है? सस्य गहनता खेती होता है, वहाँ पे सस्य गहनता खेती होता है। वो जो है अग्रणी राज्य है, वहाँ पे ज़्यादातर ये होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं सस्य गहनता बराबर क्या होता है। समझो, कुल बोया गया क्षेत्र, जितना आप कुल बोए हैं, मान लो कि आपने 2 बार बोया। ठीक है, मान लो कि 2 बार बोया। ठीक है, 2 बार फसल को बोया, तो ये फसल जो है 2 बार बोए। और जमीन जो है सस्य गहनता बराबर होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब क्षेत्र कितना है, जमीन जो है कितना है आपके पास, मल्टीप्लाई 100। इसका ये फॉर्मूला है, सस्य गहनता बराबर होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले रखा, फसल जो हो गया दो, 2 फसल, और जमीन कितना है? 4 बीघा। ठीक है, 4 बीघा बटे का 2/4 कर दिया, मल्टीप्लाई 100। ये देखो, अगर हम लोग इसको काटे तो कैसे कटेगा बता दो? काटो, यहाँ पे काट दो, मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग काटो, कटेगा जी? कितने बार में कटेगा? 25 दूना 50। आप लोग इसका आंसर देना है, ठीक है? हम आज छोड़ रहे, देखते हैं आप लोग का मैथ का नॉलेज कितना है। ठीक है, इसका आंसर जो है हम नहीं बताएंगे, इसलिए तो हम सवाल चिपकाए थे। ठीक है, अगर एक और सवाल देते हम यहाँ पे, एक और सवाल आप लोग के लिए चिपका देते हैं।
सवाल क्या रहेगा, जमीन है भैया, जमीन जो है हमारे पास है 3 बीघा, ठीक है। फसल जो है हमने लगाया 3, तो बताना है शस्य गहनता बराबर क्या होगा। शस्य शस्य गहनता गहनता बराबर क्या निकल के आएगा, आंसर करना है आंसर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करते रहता हूँ कौन बच्चा सही जवाब दिया है, तो ठीक है जवाब देना। इसको हम यहीं पे स्किप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो। अरे कोनो दिक्कत तो है कि बता दें, बताइए। ये सब सवाल तो आप लोग जानते ही होंगे काटने उठने के लिए। इतना आप लोग का जो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चा, ठीक ना, इतना फॉर्मूला जो है, दिल के दरिया में, चलो ये फॉर्मूला हो गया आप लोग का, इसको याद कर लेना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। मेरे बच्चे, एक समय में एक खेत में दो बार खेती हो रही है, 2 बार फसल उपजा रहे हैं, तो जमीन की हालत तो खराब हो जाएगी। और उसको प्रभावित करना है, मतलब किस तरह से अधिक वृद्धि करके उपजाऊ बना सकते हैं, उपज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या क्या कारक, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करना होगा। मतलब सिंचाई का जो काम होनी चाहिए एक से, मतलब समय समय पे होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, समय समय पे होना चाहिए। ओके, समय समय पे, समय समय पे होनी चाहिए, ठीक है। उर्वरक जो होता है, खाद वगैरह जो है अच्छे क्वालिटी का देना है, ठीक है, अच्छा वाला देना है, अच्छा वाला। उन्नत ब्याज मतलब गुड क्वालिटी, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। यांत्रिक, जो मशीनी द्वारा, जो मशीन के द्वारा जो है, यांत्रिकरण का मतलब हो गया मशीन, मनीष लिख दिए भाई, मशीन के द्वारा जो भी कार्य होगा वो किया जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी से हो सके समय पे, ठीक है। कीटनाशक दवाई देना है, कीटनाशक दवाई देना है, क्योंकि खतवार पतवार को जो है हटाने से क्या होगा, अच्छे फसल होगा, ठीक है। खतवार पतवार हटाने से क्या होगा, अच्छे फसल होगा। मिट जा, मिट जा रे, अच्छा मिट गया। तो कीटनाशक दिया जाता है जो है खेत में, जो है क्या होता है, खेत में खत पतवार, ठीक है, खर पतवार होता है ना, खर पतवार, खरपतवार, ठीक है, इसको जो है खत्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कृषि उत्पादक का उचित मूल्य होना चाहिए। जब हम लोग जो हम लोग ने बोया उपजा, उसके बाद जो है उचित मूल्य पे उसको बेचना भी है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक यही सब है जिसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, निवेश उपयोग, ठीक है, निवेश उपयोग, तो निवेश का मतलब हो गया खर्चा करना, ठीक है। दोस्त को आज के बाद बोलना, अरे निवेश करेगा कुछ हो, कहेगा अरे निवेश क्या होता है, बोलना अरे हम सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं आर्यन सर से। आर्यन सर कहते हैं निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, क्या होता है, पैसा लगाना, ठीक है। निवेश उपयोग का मतलब हो गया पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत ब्याज, मशीन आदि का प्रयोग करना। निवेश उपयोग मतलब निवेश उपयोग, जो निवेश करना, पैसा खर्चा करना किस किस चीज़ पे, ठीक है। इसलिए तो पूंजी लगाकर जो हमें सिंचाई करना, अच्छा खाद, उन्नत ब्याज, ठीक है, और मशीन द्वारा आदि का उपयोग करना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, वर्षों से पोषित, वर्षा पोषित कृषि और या वर्षाधीन कृषि। अब ये दो शब्द है, दोनों शब्द का मतलब अलग अलग होता है मेरे दोस्त, समझना, ठीक है। जब, यहाँ पे जब होना चाहिए, जब कैसे, ठीक है, जब जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा हो, तो उसे हम लोग वर्षा पोषित कहेंगे, क्योंकि वर्षा पोषित हुआ ये किसान, या वर्षाधीन कृषि कहेंगे। दोनों शब्द अलग अलग है जी, शब्द अलग अलग है, लेकिन उसका मतलब एक ही है सर। कैसे, वर्षा अधीन मतलब वर्षा के अधीन फसल, जिसमें वर्षा के हम लोग अधीन है, क्या है, वर्षा के अधीन हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब वर्षा होगा तो खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वर्षा पोषित, वर्षा के द्वारा पोषित फसल कृषि
ठीक है, या वर्षा अधीन, वर्षा के अधीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में, मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, वर्षाधीन एक वर्षा पोषित, दोनों शब्द एक ही है। मतलब वर्षा पोषित, अगर हम शब्द का विश्लेषण करते हैं, देखो, वर्षा पोषित, वर्षा पोषित, और दूसरा है वर्षाधीन, वर्षाधीन। पहली बात इसको समझो, वर्षा पोषित, वर्षा के द्वारा, के द्वारा पोषित, पोषित कृषि, कृषि। ठीक है, और ये वर्षाधीन, वर्षा के, वर्षा पर निर्भर, निर्भर या अधीन, अधीन को अधीन कृषि को क्या कहते हैं, वर्षाधीन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं भारत में जो है 38.67% पर वर्षाधीन कृषि होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वर्षा पोषित कृषि दो प्रकार का होता है इसमें। ठीक है, वर्षा पोषित कृषि जो है दो प्रकार का होता है। अब देखो, शुष्क, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, जो जहाँ पे शुष्क भूमि कृषि हुआ, जहाँ पे शुष्क है, पूरे जमीन जो है वहाँ का शुष्क है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ शुष्क भूमि कृषि है, जो है शुष्क भूमि कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। और आर्द्र भूमि कृषि जो है, आर्द्र भूमि कृषि जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहाँ पे होता है। मतलब शुष्क भूमि जो कृषि है उसके लिए 75% से कम वर्षा होना चाहिए, और जो आर्द्र भूमि कृषि है, आर्द्र भूमि है जहाँ की, वहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मतलब बात समझ में आ रहा है। वर्षा पोषित कृषि दो प्रकार का होता है, वर्षा पोषित कृषि दो प्रकार का होता है। उसमें शुष्क भूमि कृषि है जहाँ पे कि मैं बात करूँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। ठीक है, और दूसरा जो है आर्द्र भूमि कृषि, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं। आइए समझते हैं शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं क्या है। वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, शुष्क जो भूमि होता है, सूखा सा, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वर्षा जल को संग्रह करते हैं। मतलब एक क्या करते हैं, उसको संचित करते हैं, मतलब जमा करते हैं। ठीक है, छत पे या कुआं खोद के उस तरह से हम लोग वर्षा जल को संचित करते हैं। जब भी खेती बाड़ी में हमें ज़रूरत पड़ता है, हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। आवश्यक से अधिक जल को भूमिगत जल के को पुनः भरण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की जो है मात्रा कम होती है। ह्यूमस की जो है मात्रा कम होती है। ह्यूमस बताए थे ना जी, बताओ ह्यूमस बताए थे कि नहीं बताए थे, आप लोग कमेंट करके बताना कि ह्यूमस किसको, क्योंकि इससे पहले वाला अध्याय में हमने पूरा कंप्लीट रूप से ह्यूमस के बारे में बताया था। ठीक है, अब आप लोग की बारी है हमें बताने की। ह्यूमस, ह्यूमस जो है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो पहले दे चुके हैं, ये तीसरा है। शुष्कता के कारण, शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत वायु के द्वारा कटाव होता है। अगर जहाँ पे देखना शुष्क भूमि है, जहाँ पानी की कमी है मेरे दोस्त, वहाँ की ऊपरी जो मिट्टी है वो कट जाता है, ऊपरी परत जो है कट जाता है। शुष्क भूमि कृषि अधिकांश गरीब किसान करते हैं जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव होता है। ठीक है,
कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाह खेतों में बदला जा रहा है। यहाँ जनसंख्या जो बढ़ रहा है, जहाँ पे खेत में जो है क्या चलता था भैया, पशु वगैरह चरता था, अपना पोषण करता था, खाता पीता था, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, वहाँ पे अब हो रहा है खेती। ओके, तो ये सब कुछ कुछ विशेषताएं थी, आई होप आप समझे होंगे। भारत में 3 प्रकार की कृषि होते हैं, प्रारंभिक कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक कृषि जो मतलब हो गया जो शुरुआती दौर से आ रहा है, शुरू से हो रहा है, मतलब पुराने युग से, पुराना समय से, ठीक है। और जो गहन की जीविका कृषि होता है जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, जीवन यापन करने के लिए गहन कृषि किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि कहते हैं मतलब बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए व्यवसाय के लिए, आगे हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे ही, व्यवसाय के लिए किया जाता है तरीके। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। एक किसान भाई साहब हैं, ठीक है, देखो इतने सर पे गमछा बांध रखे हैं और बगल में कुदाल है, और इधर जो है क्या है, जंगल में आग लगी है। इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। प्रारंभिक जीविका कृषि में परंपरागत तरीके मतलब पुराना तरीका जो है, पुराना तरीका से जो है परंपरागत औजार जो कुदाल था, कुदाल, खुरपी खुरपी, हसुआ, इस सब से जो है खेती किया जाता था, ठीक है। औजार से कृषि की जाती थी, जैसे कि बीज बो दिया और बो दिया जाता था और फसल पकने पर काट लिया जाता था। इस कृषि में जो है उपज कम होता था। मेरे बच्चे ध्यान समझना, कुछ अलग इससे हम आपको बताना चाह रहे हैं तो मजा आएगा। मेरे बच्चे क्या हुआ करता था, पहले जो है खाद बीज नहीं डाला जाता था, ठीक है, खाद बीज जो है खेत में नहीं डाला जाता था। और उस समय के जो लोग थे हमारे दादा दादी, देखो तो 100 वर्ष क्रॉस कर गए वो लोग की, ठीक है, तब फिर भी कभी माथा दर्द की दवाई नहीं खाते थे। जो पुराने लोग हैं अभी भी वो दवाई खाना नहीं चाहते, तब फिर भी देखिएगा उनके अंदर कौन सी एनर्जी है भैया, कभी भी वो दिन भर काम करते रहता है, थकता नहीं वो लोग, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं वो लोग, ठीक है, एकदम वो लोग का रूटीन है, सवेरे सोएंगे सवेरे जगते भी है वो लोग। तो वो लोग का अलग बात है मेरे दोस्त, वो लोग जो है कभी खाद वगैरह खाया नहीं, सीधा पहले क्या होता था, खेत है उसमें गेहूं छींट दिया, वो फसल पका काट लेता था, सही से नहीं करता था, मतलब उनको सिर्फ जीवन यापन ही करना था भाई, अपना घर पे ही खाना था। तो उदाहरण के लिए जैसे कर्तन दहन प्रणाली हो गया, या झूम की खेती। झूम की खेती में क्या होता था, जंगल है उसमें आग लगाता था, उसके बाद उसमें खेती कर लेता, झूम की खेती कहलाती है। ये चीजें हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं गहन जीविका कृषि, जिससे यापन हो जाए। देखो यहाँ पे चचा चाची हैं और उस समय की कृषि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। जिस समय पहले तो जो था, पहले के जो कृषि हुआ करता था ये कुदाल वगैरह से ही काम चल जाता था, कुदाल से कोड़ के करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, 2 बड़ो होता है, बड़ो समझते हैं, बैल, हमारे इधर बड़ो बोला जाता है, ठीक है, बैल है। और ये जो है चचा जी जो है, चचा जी पकड़े हैं हल, हल जिसको बोलते हैं हल, ठीक है, हर है ये, ठीक है। और चाची जो है यहाँ पे इन चचा को खाना देने आई थी कि खा लीजिए, ठीक है, दिन भर काम तो होबे करेगा, थोड़ा खा पी लिया कीजिए। बोला चचा, बोला अच्छा भाई थोड़ा सा ही है, इसको जुताई कर देते हैं तब खा लेंगे। तब तक में हम आगे फोटो खींच लिए चचा चाची का, बोले कि वीडियो हम देखेंगे। हाँ, नहीं वैसी कोई बात नहीं, अब ये जमाना ही गया, ठीक है, वो जमाना थोड़ा सा अलग टाइप से था। इसी तरह से वहाँ पे खेती होती थी। गहन जीविका कृषि में परंपरागत कृषि कौशल के द्वारा किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान जो है वो लोग के पास, जो पहले से ज्ञान है किस तरह से खेती में जो है उर्वरता को बनाना है, उसी प्रकार से करते हैं। बीज को रख रखाव एवं संबंधी भी ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में श्रमिक जो होता है, श्रम जो होता है अधिक होता है, मतलब मजदूरी, मतलब मेहनत जो है बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबदबा अधिक होता है, इस प्रकार की कृषि किया जाता है। इसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इससे जो है सिर्फ जीवन निर्वाह हो सकता है। बात समझ में आया?
ये कृषि में जो है जो परंपरागत ज्ञान है, पहले का जो ज्ञान है, बूढ़ा बुजुर्ग जिसको बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग, उन्हीं सब का जो ज्ञान वान है ना, उसी आधार पे जो है किस तरह से खेती करना, किस तरह से उसमें पानी कर देना है, किस तरह से, वही सारी चीजें वही चीज चलती रहती है। सिर्फ ये जीवन निर्वाह कृषि हुआ। अब आते हैं हम लोग वाणिज्यिक के कृषि के बारे में समझते हैं। वाणिज्यिक कृषि के वैसे कृषि जिसको व्यवसाय के लिए किया जा रहा है, ठीक है, बेचना है भैया, इस चीज करना है, ज्यादातर पे खेती करना 10-15 एकड़ में, और उसको फसल को बेचना, इस तरह की कृषि होता है। वाणिज्यिक कृषि में जो होता है व्यापारिक कृषि भी इसको कहा जाता है, व्यापार के उद्देश्य से किया गया जो किया जाता है, और इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश करता है, अधिक पूंजी लगाते हैं, आधुनिक कृषि तकनीक का इसमें उपयोग करते हैं, परिष्कृत बीज इसमें जो होता है अच्छे क्वालिटी के बीज डाला जाता है, रासायनिक खाद, ठीक है, रासायनिक खाद डाला जाता है, सिंचाई इसमें जबरदस्त तरीके से समय समय पे करते हैं, और कीटनाशक दवाई का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे जो है ट्रैक्टर है, ठीक है, एक समय था, गाँव की बात बता रहा हूँ, एक समय था कि ट्रैक्टर जो हुआ करता था, एक गाँव में 102 ट्रैक्टर हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में हर किसी के पास ट्रैक्टर हो गया। अब जो है कृषि को व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है, व्यवसाय के रूप में, ताकि किसान लोग जो है अपना फसल उगाए, और जो बिजनेसमैन जो है वो लोग खरीदते हैं, खरीद के उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, एफसीआई में भेज देते हैं, ताकि वहाँ पे संचित रह सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया। फिर देखो चचा जी को फिर बुलाए हमने खाद छींटने, चचा जी जो है खाद छींट रहे, ये है यूरिया, ठीक है, यूरिया, मुझे पता है भाई, सब खाद को मैं पहचान लूँगा आराम से, क्योंकि उसके बाद बोड़ा जो है, बोड़े को इस तरह से बांध रखा है, वही बोड़ा है, बोड़ा, ये कोई थैली वैली नहीं, बोड़ा है, ठीक है। इस पूछ को पीछे वाला पूछ से बांध देता है, इसमें घुसा लिया, और ऐसे करके इसमें ये साइड में रहता है, ऐसे छिटते रहते, ठीक है, इस तरह से छिटते चलते हैं, ठीक है। बाकी अगर फसल जो है होने के बाद क्या करता है, इसमें देखो काटने वाली मशीन है, काट लिया जाता है। तो जो जो वाणिज्यिक कृषि होता है इसमें ज़्यादातर मेहनतें नहीं होती है। इसमें क्या होता है भैया, समझ लो व्यापारिक कृषि है, इसका उद्देश्य ही है व्यापार करना, और इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश भी करना पड़ता है, इसमें आधुनिक रूप से खेती भी करना पड़ता है। साथ ही मैं बता दूं अच्छे क्वालिटी के बीज भी डालते हैं, रासायनिक खाद भी डालते हैं, सिंचाई कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे जो पहले हमने आप लोग को बताया था पारंपरिक जो कृषि होता है, पारंपरिक कृषि जिसमें जो है किसी प्रकार का खाद उद नहीं, जोताई उताई नहीं, सीधा छीट दो आराम से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि। आगे हम लोग समझते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे रोपण की पद्धति को रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी आर्थिक मतलब इसके लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, अधिक पैसा चाहिए, व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे रोपण पद्धति को रोपण कृषि कहते हैं। और रोपण कृषि एक प्रकार का व्यापारिक कृषि ही है, ठीक है। और इसमें जो है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला रोपण फसल में आता है। और ये ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ चाय का असम और दार्जिलिंग में, और कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉफ़ी जो है कर्नाटक में, और रबर जो है केरल में किया जाता है। ये भी क्या है, व्यापारिक कृषि है, और इसमें जो पैसे जो है अधिक लगता है। आर्थिक जो है, आर्थिक इकाइयाँ जो यहाँ पढ़ा है मैंने, आर्थिक इकाइयाँ व्यापारिक उत्पादन के लिए एक से अधिक किस्म के पौधे वहाँ पे लगाए जाते हैं। जैसे कि रोपण कृषि में आ गया आपका चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब जो है रोपण कृषि में आ जाता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चे, याद रखना। ओके, समझ में आ रहा है? चलो भैया, चलो कोई नहीं, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे फसल ऋतु 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, जायद फसल होता है। बच्चा ये प्रश्न आप लोग याद रखना, रोपण कृषि कौन कौन से, रोपण कृषि में क्या आता है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ठीक है, ये तो याद ही रखना। चाय असम, दार्जिलिंग में, चाय चाय जो है असम और दार्जिलिंग में होता है। अगर दार्जिलिंग अगर आप कभी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे चाय की खेती होती है। कॉफ़ी कर्नाटक में, रबर केरल में, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है पूछा जाता है। और बच्चा जो जितने भी मैंने एक्सरसाइज करवा रखा ना, अध्याय करवा रखा, सब में हमने ये बात बता दिया है बच्चों को कि ये बात नोट कर लेना। वहाँ पे आप लिख दिया करो VVI, ये सर ने बताया VVI, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि फसल जो है
फसल ऋतु तीन प्रकार का होता है। फसल जो होता है, फसल ऋतु तीन प्रकार का होता है। कौन से समय में कौन सा फसल होता है? जैसे खरीफ फसल हो गया, खरीफ फसल जो है कब उगाया जाता है और खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या बो सकते हैं। रबी फसल, रबी फसल में कौन सा फसल आता है और कब बोया जाता है, ये बताएंगे। जायद फसल या जिसको बोला जाता है गर्म फसल, इस कौन सा मौसम में इसे लगाया जाता है और कौन सी फसल इसके अंतर्गत आता है। तो आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले फसल हो गया आपका खरीफ। ठीक है, खरीफ में जो है समय की अवधि जो है जून जुलाई में बोया जाएगा। जून जुलाई में बोएंगे और भैया अक्टूबर और नवंबर में कटाई कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो ऋतु होगा कौन सा, बरसात ऋतु में हम उस फसल को लगाएंगे। ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है। उसे भी जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर का जो होता है बरसात ऋतु ही होता है। और इसमें जो मुख्य फसल है कौन कौन से है, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली। बच्चा ये याद रखना, आप लोग को याद रखना 100%, क्योंकि आप लोग से पूछेगा खरीफ फसल कौन सा है इसमें से। मकई, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उर्द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली दे देगा। आगे आता है दूसरा जो नंबर है आपका रबी फसल का। और रबी फसल को हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में हम बो देते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। और वो समय जो समय होता है वो शीत ऋतु का होता है। जैसे कि इसमें बात करें हम, इसमें हम लोग बात करें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, ये सब बोया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें जायद फसल का, जायद फसल में जो होता है इसको गर्म फसल भी बोला जाता है। भैया इसको मार्च से मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और मई जून में इसको जो है काट लिया जाता है। उससे ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सा, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये शीत ऋतु में क्या होता है, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, देखिएगा इस तरह की खेती किया जाता है। ठीक है, ये सब समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ फसल की। और ग्रीष्म ऋतु में जैसे कि सब्जी हो गया, सब्जी की बात करें, कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, धान, मकई, मूंगफली, उड़द जो है ये सब चीजें होती है। आंखों में बसे हो तुम। आ जाओ। चावल की अगर हम लोग बात करें तो चावल भारत का जो है प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है। खाद्यान्न फसल क्या है, खाद्यान्न फसल है। भारत में सबसे अधिक चावल ही खाया जाता है। आप लोग भी चावल खाते हैं, आपको भी पसंद होगा चावल। हमको लग रहा है कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें चावल पसंद होगा, सॉरी चावल नहीं पसंद होगा। बहुत कम व्यक्ति, सब चावल पसंद करते हैं। सुबह चावल, शाम चावल, और लड़की लोग तो और चावल खाने में एक नंबर है। क्या लड़की लोग जो है खूब चावल खाती है। चाय गुड़ा बनाने में दिक्कत होता है ना, बेलना बेलने में। कहीं कहीं कह दिया हम चावल रोटी खाएंगे तो ले भैया ओम फू बेलत रहो, है कि नहीं जी। तो इसलिए लड़की लोग कहते चलो चावल ही बना लेते हैं, टुकना में देंगे, अधन होगा उतार देंगे काची। और चावल जो है भारत का जो ना, चावल जो है भारत का क्या है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और विश्व का 22% चावल क्षेत्र जो है भारत में ही है। भारत के कुल कृषि भूमि का 23% पर चावल उगाया जाता है कुल। ठीक है, याद रखना। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब गर्मी के समय में। ठीक है, अभी मैंने दिखा रखा हूँ ना, देखो। हाँ देखो, धान, धान से ही चावल होता है। उष्णकटिबंधीय फसल मतलब जहाँ पे गर्मी होता है वहाँ पे चावल उगेगा। चावल के लिए जो है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम से कम। चावल बोने का जो समय होता है 24 डिग्री, और 24 डिग्री बढ़ते समय में 24 डिग्री तथा काटते समय में 27 डिग्री की आवश्यकता होती है। चावल के लिए जो है 150 से 300 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, वर्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल जलोढ़ मिट्टी में उपजाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल को उपजाया जाता है, और भारत में जो है सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, चावल की खेती, चावल की खेती के लिए जो है मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मानव की जो है उसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा होता है। आप बताए थोड़ा सा हम डिटेल से जाए बोलो। ठीक है, देखो भैया ये हमारा खेत है। ठीक है, ये हमारी खेत है। और धान जब लगाया जाता है, पहला क्रम देखो, पहला स्टेप देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे धान को जो है भिगो, यहाँ एक और स्टेप होएगी भैया। धान को भिगोया जाता है, भिगो के रखा जाता है थोड़ा दिन।
उसके बाद जो है भिगोने के बाद बरसात में कि इसमें कीचड़ किया जाता है, कीचड़ करके जो है कीचड़ पूरी तरह से कर दिया, उसके बाद जो है इसमें क्या करेगा, लगा देगा, छींट देगा। ठीक है, छींटने के बाद जो है, छींटने के बाद पौधा इतना इतना होगा, इतना इतना होगा। ठीक है, इतना 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 हुआ, इतना इतना होगा। उसके बाद जो है यहाँ से गट्ठर बांध के कहाँ लेगा, यहाँ ले जाएगा और यहाँ पे फिर से यहाँ पे लगाया जाएगा। अभी नहीं खत्म हुआ काम, लगाया जाएगा, इसको लगाएगा, फिर ये बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ा, बढ़ जाके इसको जो है काटा जाएगा, समझे। खाद बूद देने के बाद काटा जाएगा, और काटने के बाद क्या होता है, काटने के बाद इसको झाँटा जाता है, ऐसे करके लगे चोट, हाँ चोट दिया जाता है। उसके बाद जो है उससे निकला धान, धान को फिर जाके सुखो या सुखाए तो सुखा, नहीं सुखाएगा, अगर नहीं सुखाए तो उसको सुखा के क्या किया जाएगा, फिर से उसको टोकना में दे के, बड़ा सा हार्डी में दे के उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद जो है क्या किया जाता है, फिर उसको मशीन द्वारा जो है चावल छुड़ाया जाता है। चावल छुड़ाने के बाद तब जाकर उसको खाइए, या पॉलिश करवा के नई का चावल खाइए, तब इतना प्रोसेस के बाद चावल बनता है। ठीक है, आवश्यकता होती है। चावल का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि। सबसे अधिक अगर मैं बात करूँ, सबसे अधिक फसल जो है चावल की खेती कहाँ होता है, तो वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक कहाँ, पश्चिम बंगाल में बच्चा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं गेहूँ, गेहूँ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चावल के बारे में आप लोग को बता दिए, खरीफ फसल बता दिए, रबी फसल बता दिए, जायद फसल बता दिए आप लोग को, वर्षाधीन या वर्षाधीन फसल बता दिया आप लोग को। इसमें हम लोग को खेती के बारे में समझना ही था, और कुछ है, जूट के बारे में समझेंगे, गेहूं के बारे में समझेंगे, मक्का के बारे में समझेंगे, कपास के बारे में समझेंगे, और ये अध्याय हो जाएगा खत्म। और इस अध्याय को हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की वीडियो होगी, 1.5 घंटे 35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे दोस्त। और देखो इसी चीज़ को लोग और अदर जगह आप पढ़ेंगे तो 4 घंटे में पढ़ाएंगे, यही सब चीज़ पढ़ाई ले, और क्या पढ़ाएंगे वो लोग। टाइम आएंगे लाइव में आते हैं 5 घंटे पे करते रहना हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे आप लोग देखो आराम से आप लोग पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से आप लोग पढ़ो। और कम समय होता है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता है बच्चे, समय बड़ा बलवान रे भैया, है कि नहीं, समय बड़ा बलवान रे भैया। गेहूं की अगर बात करते हैं, दूसरी सबसे जो है चावल के बाद, अगर चावल के बाद कोई आता है फसल, वो है गेहूं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है गेहूं। यह उत्तर में यह जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जो है खाद्य फसल है। ठीक है, यह उत्तर में और देश के उत्तर पश्चिमी मुख्य खाद्य फसल है, गलत लिखा गया है, चलो, देश के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है मुख्य फसल है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके गेहूं का, गेहूं में कौन सी मिट्टी में गेहूं उगाया जा सकता है। तो मृदा का जो प्रकार होगा मिट्टी का, तो वो होगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, और काली मिट्टी में गेहूं उपजा सकते हैं। तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर की बात करें, वृद्धि का समय जो है, वृद्धि के समय में ठंडा मौसम होना चाहिए, और कटाई के समय में तेज धूप होना चाहिए। वर्षा का जो है, वर्षा कितना होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। खेती के क्षेत्र जो है, खेती का क्षेत्र दक्कन के उत्तर पश्चिमी और काली मिट्टी के क्षेत्र में, गंगा सतलज के मैदान में खेती का ये सब क्षेत्र है। मतलब अगर मैं बात करूँ जहाँ पे काली मिट्टी है, सतलज का मैदान है, गंगा का है, तो वहाँ पे आप ये खेती आराम से कर सकते हैं। गेहूं उत्पादक राज्य जो है सबसे अधिक कहाँ होता है भैया, बता देना आप लोग कमेंट करके, बता दोगे ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोटे अनाज पे, ठीक है, मोटे अनाज पे अब हम लोग बात करेंगे, मोटका मोटका तो गया। हाँ, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो भैया, अब हम लोग बात करते हैं मोटे अनाज को लेके। मोटा अनाज कौन कौन से हैं समझिए। जैसे कि मैं बात करूं ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं।
एक बात बताते हैं, बाजरा का रोटी खाए हैं? नहीं खाए होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे, जो एक दो होंगे जो बाजरा का रोटी खाए होंगे। बोलना सर हम बाजरा का रोटी खाए हैं, ज्वार का रोटी खाए या सत्तू खाए। ये सब फसल बहुत पहले उगाया जाता था, अब बहुत कम जगह पे इसकी उपजाया जाता है। दूसरे यहाँ तक कि बिहार में तो लगभग नहीं के बराबर ही है। ठीक है, ये मोटे अनाज जैसे अब आप इसको गाय वगैरह खिलाता है ये सब, और लोग को खाने वाला चीज़ बहुत ही इसमें पौष्टिक आहार होता है, समझे? बहुत पौष्टिक आहार होता है, खाइएगा एकदम रहिएगा दम दम। ठीक है, खाइएगा एकदम रहिएगा दम दम। ज्वार जो है, ज्वार हो गया बच्चा, ज्वार जो है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले भारत में उगाए जाने वाला महत्वपूर्ण मोटे अनाज है। हालांकि इनके अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। समझ में आया? तीसरा, पहला एक नंबर चावल, चावल, 2 नंबर गेहूं, ठीक है, गेहूं, ठीक है, और तीसरा जो है ज्वार, तीसरा जो है ज्वार, ठीक है, ये सब फसल। आइए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ज्वार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये ज्वार है, ये जो है ज्वार है, ठीक है, इस तरह की खेत, बाजरा, ज्वार बाजरा, ठीक है। चलो, ज्वार गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ज्वार से भारत का 16%, 16.5% भूमि पर लगी है। ज्वार से भारत का 10% खाद्यान्न का उपलब्धता होता है। ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से याद रखना, कपास की भी खेती होता है। क्या होता है? कपास की खेती होता है। और कपास किस खेती में होता है? काली मिट्टी में। किस में? काली मिट्टी में जो है कपास की खेती होता है बच्चा। ओके, किस में? काली मिट्टी में जो है कपास की खेती होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बाजरा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बताया ना कि ये ज्वार है तो ये बाजरा है। तो बाजरा अगर की बात करते हैं हम लोग, बाजरा, ठीक है। मैंने यह एक रियल बात एक ये भी है कि भाई मैंने जो है ये जो है मैंने इस खेती को देखा भी नहीं, मैंने इस फसल को देखा भी नहीं, बाजार वगैरह में मिलता जरूर होगा, ठीक है। आ जाओ भाई। तो देखो बाजरा, ज्वार, ये सब मैं 2-3 फसल, ज़्यादा 2-4 फसल को देखा हूँ, अपने से किया हूँ, जिसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि पहला हो गया आपका गेहूँ, मक्का, सरसों, और यही हो गया। हाँ, ये सब चीज़ मैंने देखा है, अपने हाथों से किया भी है, ये फसल उपजाया भी है कि नहीं जी? हम गांव से बिलोंग करते बउआ, ठीक है, एकदम गांव से। समझ में आ रहा है ना? कोई नहीं है, अब शहर में आ गए ना। चलो, मृदा का प्रकार, अगर बाजरा जो है किस प्रकार की मिट्टी में उपजाया जा सकता है? बलुआही, अल्हुआ वगैरह। अल्हुआ जानते हैं? अच्छा बताइए तो। जरा अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो बोला जाता है, अल्हुआ। हमारा इधर बोला जाता है अल्हुआ, ठीक है, ओके। तो आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं अल्हुआ? बिहार में ज़्यादा फेमस है यार, ठीक है। यह बलुआही और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। बाजरा उत्पादक राज्य की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, और इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगर आगे हम लोग बात करते हैं रागी, रागी जो है ये देख रहे हैं ना, रागी देख रहे हो ना? मैं भी ऐसे फोटो वगैरह में देख रहा हूँ, मुझे भी पता है भाई, मैंने तो देखा भाई इनको, रागी को मैंने नहीं देखा है। आप लोग देखे हैं? कमेंट करके बताना। मैं कुछ कुछ फसल को देखा हूँ, और बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिनको मैंने नहीं देखा, क्योंकि अपने राज्य में जो फसल हो रही है ना, अपने राज्य में उसी फसल को देखेंगे। बाजरा थोड़ा सा होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये रागी नहीं मिलता जल्दी। रागी शुष्क प्रदेशों का फसल है, और यह लाल काली, अगर मैं बात करूँ, लाल काली, बलुआही, दोमट, उथली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जा सकता है। रागी उत्पादक राज्य जो है कौन कौन से है देख लो, कौन कौन जगह? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में रागी का
फसल उगाया जाता है। बिहार का नामो निशान नहीं, तो हम कहाँ से जानेंगे। और दूसर राज्य में जाते हैं तो हम स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ काम होता है वहाँ करके चल आते हैं। हम खेत में तो घूमने नहीं है जाते हैं, जो हमको ज़्यादातर इसके बारे में नॉलेज रहेगा। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही सब है इस अध्याय में, खेती के बारे में, कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल होता है, कितना तापमान चाहिए, कितना कौन से राज्य में कौन सा फसल उपजाऊ होता है, किस मिट्टी में उपजाऊ होता है, यही सब इस अध्याय में है। ठीक है, तो मैंने इस तरह का शॉर्ट टाइप का नोट्स बना रखा है ताकि बच्चे को कम समय में हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब लगे हाथ आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। और दूसरी बात ये क्या बताऊं, दूसरी बात ये कि आप अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कहो। बहुत सारे बच्चे कहें सर ज्योग्राफी शुरू कीजिए ना, ज्योग्राफी शुरू हो गया तो ख़त्म भी हो जाएगा। कुछ कुछ बता कह रहा था सर शुरू हो गया ख़त्म होगा कि नहीं होगा। सर होगा, जरूर होगा, काहे ना होगा। आ जाओ। मक्का एक ऐसी फसल है जिनका उपयोग भोजन, चारे दाने, चारे दाना होना चाहिए भाई, चारे दाने, दाने लिख देते हैं चलो, दाने के रूप में किया जाता है। और यह एक जो है खरीफ फसल है। इसको तापमान जो है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए उगाने के लिए। और ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अच्छी प्रकार में से उगाया जा सकता है। और इस खेती का जो है क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र जो है बिहार। और जैसे कुछ राज्यों में मक्का वो रवि ऋतु में उगाई जाती है, रवि ऋतु में इसको उगाई जाती है। ठीक है, याद रखना। मक्का देखो, ये कहानी है, भुट्टा है ना, इसको बोलते हैं भुट्टा। और कहीं कहीं वाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाइल, भुट्टा। ठीक है, और कहीं कहीं इसको कॉर्न बोला जाता है ना, कुछ करके, चलो अंग्रेजी में कॉर्न, जो दाना होता है मकई वाला भुट्टा का, जो क्या कहते हैं उसको, मकई वाला भुट्टा का भुंजा बना दे तो वह कहेगा कॉर्न। सिनेमा हॉल में बड़ा चौप से खाएगा, इतना भुंजा दे देगा, उजर का उजर सॉरी रेड वाला थैली उली में देता है, एकदम उसमें मसाला छीट देता है, एकदम लोग गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ सब खाते रहता है शहर में, सिनेमा हॉल में। ठीक है बच्चा, तो वो सबको देखो, शहरी लोग को ठगना बड़ा आसान है। ठीक है, अपना लोग तो भुंजा मकई भुंजा देता है तो खाते हैं ना, आप खाते हैं जी, बहुत कम आदमी खाता है मकई। गांव वाला आदमी जरा इधर खूब बजता है कहाँ से, शहर वाला मकई की रोटी दे दो, अरे बाप क्या हमने खा लिया है, हम तो ऐसे खाते थे। अब मकई का पिज्जा का बात बताते हैं भैया, पिज्जा देखे हैं, कहेंगे जी सर पिज्जा तो कुछ कुछ बच्चा तो खाए भी होंगे, सबकी तो पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो जरूर बच्चा खाए होंगे पिज्जा। पिज्जा खा लो और हमारे गांव में मकई रोटी पे प्याज रख के जो है खा लो, पिज्जा हो जाएगा। गांव वाला के लिए पिज्जा वही है, मकई का रोटी, एकदम बढ़िया से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, नो हरगरी नो भरभरी। और इसी प्रकार से ये जो है ये पका हुआ भुट्टा भी मिलता है, लोग जो है खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो आके शहर में बेचते हैं और शहरी लोग खाते हैं, 20 रुपया 25 रुपया में भुट्टा, एक भुट्टा बेचते रहते हैं। ठीक है, तो भैया हुआ था कि हम जब आए थे पटना कंपटीशन की तैयारी करने पढ़ने, ठीक है, तो उसी समय जो है हमने देखा लोग जो है यहाँ पे विद्यार्थी लोग बराबर यहाँ से भुट्टा खा रहा। तो हमारे पार्टनर थे, रूम पार्टनर, तो हम बोले दोस्त का है ये, तो हमारे इधर फ्री में मिल जाता, लोग को बोल देते दे दे देना, 4 गो भुट्टा दे देता था। पता यहाँ पे ओ चलिए ना थोड़ा खाते हैं। बोला वो भी गांव से ही लड़का था, तो उनको पता था भाई कैसे क्या है नहीं है, तो वो गया, देखो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी। बोले कि ये क्या है, मजा आ जाएगा बात सुन के, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब ये चिपका दिया, सब इनको देखने लगा, भैया ये कहाँ से आ गया, ये नहीं पहचान रहा है। नहीं पहचान, कैसा लगता है थोड़ा, कितने का ये, बोला 25 रुपया का, 25 रुपया दिया, 2 लिया, हम दोनों खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे वाह अच्छा लगता है, तब तो लोग खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त। चलो कोई नहीं, बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो है मक्का रवि ऋतु में जैसे उगाया जाता है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मक्का उत्पादक राज्य में जो है सब कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाली बीज उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दाल की तरफ, और दाल के बारे में हम लोग समझते हैं। दाल बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, दाल सभी को खाना चाहिए और तंदुरुस्त रहेंगे। दाल खाएंगे शरीर में जाएगा दाल तो एकदम रहिएगा आप भी
हाले हाल, है कि नहीं जी। चलो भैया, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है दाल और सबसे ज्यादा देता भी है दूसरे देशों को। ठीक है, शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीन दायक होता है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत का मुख्य दलहन फसल है। ये सब जो है भारत का मुख्य दलहन फसल है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, जहाँ पे कम नमी वाला जमीन रहेगा वहां पे दाल को उगाया जा सकता है। मतलब शुष्क जो भूमि होगा, मतलब जहाँ जैसे बलुआही टाइप का होगा भूमि, वहां उस परिस्थिति में भी दाल उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के कारण होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी फसलें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों को आवर्तन में बोया जाता है। ठीक है, चलो ये चीज तो समझ गए। अब हम कुछ कुछ दाल लेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से दाल कौन से राज्य में ज्यादातर होती है। दाल उत्पादक राज्य जो है, दाल उत्पादक राज्य अगर मैं बात करूं, दाल उत्पादक राज्य भारत में मध्य प्रदेश, ठीक है भैया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल का मुख्य उत्पादक राज्य है। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी है। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें हैं, कौन कौन से देख लो। तिलहन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे जो है दाल पहचाने आता है जी। हाँ, दाल पहचान के बताइएगा तो हमको। ई एक नंबर हो, ठीक है बउआ सब, ई एक नंबर है, और ये 2 नंबर वाला दाल है, और ये 3 नंबर वाला दाल है, और ये 4 नंबर वाला दाल है, और ये 5 नंबर वाला दाल है। कमेंट में आना चाहिए सर, उ रहरी रहल, उ रह 1 नंबर वाला मसूर रहल, बताइएगा। देखते हैं आप लोग का दाल खाते होंगे तभी न दाल के बारे में बताइएगा, है कि नहीं जी। एकदम तड़का छौंकल है यहाँ पे। आइए, तिलहन, भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे ज्यादा तिलहन यहीं पे उगाया जाता है। तेल वाला जो हो गया, जैसे मूंगफली का तेल होता है, मूंगफली का टाइम पास हो गया आज के डेट में। मूंगफली नामे रख दिया टाइम पास का है, ओकरा भूज देता है। ले लो 20 रुपया का, 2 घंटा तुम्हारा कट जाएगा भाई। बोलो कैसे सर। थोड़ा फोड़ो, फोड़ो फिर खाओ, फिर फोड़ो फिर खाओ, फिर फोड़ो फिर खाओ, फोड़ते फोड़ते दिन खराब, दिमाग खराब, उसके लिए इसको टाइम पास रखा। और मूंगफली का जो है तेल भी निकलता है। ठीक है, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, वेनेला, अलसी, सूरजमुखी भारत के तिलहन है, मुख्य तिल है। दुनिया में मूंगफली का उत्पादक में सबसे ज्यादा कौन है, चीनी, और दूसरा जो है अपना भारत है। रेपसीड उत्पादन में कनाडा और चीन, दूसरा भारत, और भारत दुनिया में तीसरा स्थान है इसमें। ठीक है, ये चीजें आई होप आप लोग का ये चीज समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तिलहन समझ गए आप लोग, दलहन समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जो है समझने वाले हैं ये मूंगफली के बारे में। ठीक है, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ, चाइना में, सबसे ज्यादा चाइना में, और दूसर भारत। पहला स्थान कौन है, चाइना, और दूसरा स्थान कौन सा है, भारत। ठीक है, यह जो है मूंगफली जो है खरीफ फसल है। बच्चा यही सबसे फंसा लेता है प्रश्न में। ठीक है, ये जो है फंसा लेता है, देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है टाइम पास। ट्रेन में ले लो एकदम 4 गो फाड़ ले जाओ, खक ले जाओ, ये सब, इसको टाइम पास नाम रख दिया गया है। भारत विश्व में मूंगफली के दूसरे उत्पादक राज्य में, पहला उत्पादक देश जो है कौन सा है, चीन है। ठीक है, और मूंगफली देश के कुल कृषिगत भूमि में 3.6% पर उगाया जाता है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात, और गुजरात जो है, गुजरात में ही ना गांधी जी का जन्म हुआ था जी, पोरबंदर में हुआ था ना, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सरसों के बारे में। और सरसों एकदम जबरदस्त होता है,
एकदम काला काला भी होता है, एक पीला पीला भी होता है। अब काला वाला कौन होता है, पीला वाला कौन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काला वाला को तो सरसों बोला जाता है, मानते हैं। पीला वाला को क्या बोला जाता है, उससे पीला भी निकलता है, मैंने देखा है पीला वाला। आप लोग बताना। सरसों के अंतर्गत राई, तोरिया, तारामीर, ठीक है, सरसों आदि शामिल होता है। ठीक है, ये सब सरसों का ही रूप है। राई, तोरिया, तारामीर, सरसों आदि शामिल होते हैं। और सरसों जो है उपोषण कटिबंध फसल है। ठीक है, उपोषण कटिबंध फसल है। और सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। तिल जो है, तिल खरीफ, और तिल जो है क्या है, खरीफ फसल है। तिल खरीफ फसल है और रबी फसल दोनों है। तिल जो है खरीफ और रबी फसल दोनों है। तिल जो है, तिल खरीफ और रबी दोनों है। तिल जो है खरीफ और रबी दोनों है बच्चा। ओके, अंडी खरीफ और रबी दोनों है। अंडी भी, ठीक है, अंडी भी, अंडी, ठीक है, अंडी। सोयाबीन, अंडी जो है खरीफ और रबी दोनों फसल है, दोनों समय में उगाया जा सकता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उपजाया जाता है, उगाया जाता है ना, उगाया जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब। और सूरजमुखी जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ठीक है, उपजाया जाता है या उगाया जाता है। ये देख लो, सरसों का खेत है। इसी पे एक भोजपुरी गाना गाए थे उदित नारायण जी। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे कि ऐसे सरसों फुला रहल बा, ओढ़नी के रंग पियर। अरे कैसे निरहुआ जी जो थे, है कि नहीं। देखो बच्चा, हम एकदम जमीन से जुड़ी जुड़ी बात आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे एकदम, कभी मोटिवेट करेंगे, कभी हंसाएंगे। हर चीज तो आप ही से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ऐसे हम करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अगर पूरा सीरियस होकर पढ़, ये पढ़ो वैसे, इधर पढ़ोगे उधर निकलेगा। मजे के साथ पढ़ते रहो, सब चीज़ याद होते जाएगा। ठीक है, ये तो आपने देख लिया ना, सरसों का खेत, इसका पीला फूल होता है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना वो वाला चीज़, कि काला वाला सरसों को क्या कहते हैं, पीला वाला सरसों को क्या कहते हैं। ठीक है, जरूर बताना आप लोग। आ जाओ आगे, हम लोग देखते हैं चाय। चाय कुछ भी हो, टेंशन है, चाय पी लो। ठीक है, चाय पी लो। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, चाय पी लो। मूड नहीं है सही, चाय पी लो। सर दर्द कर रहा है, चाय पी लो। हर जगह चाय चाय चलते रहता है। दुनिया में चाय उत्पादक में जो है, अगर मैं बात करूं, दुनिया में चाय उत्पादक में 2020 में चीन प्रथम था और भारत दूसरा था। जलवायु की बात करते हैं हम लोग, जलवायु कौन सी जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय चाहिए, मतलब गर्मी जहाँ पे हो। और उपोष्ण कटिबंधीय चाहिए, जहां गर्म और आर्द्र दोनों हो, जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है। ठीक है, मृदा कौन सी होनी चाहिए, गहरी उपजाऊ के अच्छी तरह से सूखी मिट्टी होनी चाहिए, सूखी मिट्टी होनी चाहिए जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध हो। ठीक है, ये इस तरह की मिट्टी चाहिए इसको। और वर्ष की बात करें, सॉरी, वर्षा की बात करें, 150 से 150 बोलो, या 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। और उच्च आर्द्रता और लगाकर वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से विपरीत हो। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है कौन कौन है, असम और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जहाँ दार्जिलिंग जानते हैं ना, दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा चाय उत्पादित होता है। अब इसे ये चीज समझ में आया, इसमें यही याद रखना, चाय के उत्पादक जो राज्य है असम और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, दार्जिलिंग में मैंने आप लोग को बताया था ना जी, जो वहाँ पे जाइएगा बहुत अच्छी खेती होती है चाय की। और
ये कौन सी जलवायु में होता है? उष्णकटिबंधीय में होता है। और अर्ध क्या है भाई? उप उष्णकटिबंधीय में होता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कॉफी की बात करते हैं। चलो भैया थोड़ा सा बचा हुआ है, इनको हम खत्म करते हैं एक एक करके, बारीक तरीके से समझ लेते हैं। आजा आजा पिया अब तो आजा। कॉफी, कॉफी जो है पेय पदार्थ होता है बच्चा। कॉफी एक प्रकार की झाड़ी जो होता है, झाड़ी पर लगे फल के बीज के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि अगर इसका झाड़ी देखा जाए तो ऐसे ऐसे रहता है। रुको, ऐसे नहीं बनेगा। ये तो अलग डिजाइन हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज समझो। और ऐसे ऐसे करके इसमें लगा होता है। इस तरह के होते हैं। ठीक है, बीज द्वारा प्राप्त होता है। ये जो है झाड़ी पर लगे फल के जो बीज होते हैं, फल का जो बीज होता है वो उसके द्वारा कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी के फल को एकत्रित कर बीज को भून के, कॉफी का जो है फल हो है उसको भून कर बीज का जो है फल एकत्रित कर लिया जाता है और पीस कर पाउडर बनाने में काफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता होता है, काफ़ी लोगों की आवश्यकता होता है, तब जाके कॉफ़ी बनता है। भारत में कॉफ़ी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा में पाया जाता है। सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक की बात करें उत्पादक में तो कौन होगा? कर्नाटक होगा। ओके, ये चीज़ें हो गई क्लियर। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कॉफ़ी 3 प्रकार के होते हैं, अरेबिका, लेब्रिका और रोबस्ता। अब तीनों में से अच्छी क्वालिटी की कौन होती है हम लोग समझेंगे। अच्छी क्वालिटी की कौन होती है? भारत में उत्तम किस्म की जो है अरेबिका जो है कॉफ़ी होता है, सबसे अच्छा, सबसे गुड। आगे जो हम लोग देखते हैं, चलो सबसे इसलिए सही नहीं होता, मध्यम है। सबसे अच्छा और मध्यम निम्न तीनों तरह के है। ठीक है, सबसे अच्छा, मध्यम और निम्न। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बागवानी फसल। बागवानी फसल किसको किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? फल वूल जो होता है, बाग लगाते हैं, क्या बगीचान बोलते हैं अपना लोग जी। हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए फेमस है। याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आम के लिए फेमस है। बिहार जो है, बिहार आम के लिए फेमस है। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए फेमस है। लीची के लिए कौन? लीची के लिए फेमस जो है बिहार में मुजफ्फरपुर के लीची है कि नहीं जी? मुजफ्फरपुर के लीची। मेघालय अनारस के लिए, और आंध्र प्रदेश, मेघालय अनारस के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर नाशपाती के लिए, और खुबानी, खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कोई दिक्कत? फलों का राजा आम है तो रानी कौन है? फलों का राजा आम है तो रानी कौन है? फल सब खाते हैं, आम, आम सबसे सबको प्यारा होता है। ऐसा कोई इंसान है जिसे ऐसा ऐसा हो सकता है एक दो ऐसा ही होगा लोग जो आम खाना पसंद ना करे, बाकी सबको जो है आम खाना पसंद है बच्चे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, नागपुर जो है, नागपुर एवं चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी होता है का संतरा, मुजफ्फरपुर का लीची और जलगांव का केला प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, हाजीपुर का, जलगांव का केला प्रसिद्ध है। काजू का उत्पादक उत्पादक केरल और आंध्र प्रदेश में होता है। भारत विश्व में काजू सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश है काजू उत्पादक में। ठीक है, देने में दूसरे देश को निर्यातक। काली मिर्च की खेती केरल पश्चिम घाट प्रदेश में होता है। केरल के पश्चिम घाट प्रदेश में होता है। काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिम घाट में प्रदेश में, वही बात दोबारा लिखा गया। नारियल की कृषि केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तटीय प्रदेश में होता है नारियल का। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा फैक्ट सा
वो चीज़ समझना जरूरी था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग रबर के बारे में समझते हैं। रबर की कृषि जो है 1880 में केरल, ट्रावनकोर और मालाबार में शुरू हुआ था। रबर की उत्पादन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, रबर की कृषि 1880 में केरल के ट्रावनकोर और मालवा में शुरू हुआ था। रबर की उत्पादन, ठीक है, उत्पादन 1920 से शुरू हुआ। रबर का उत्पादक राज्य जो है, जैसे कि मैंने बताया केरल, वहीं कृषि शुरू हो गया था, लेकिन उत्पादन जो है शुरू करना कब से हुआ था? 1920 से। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में उपजाया जाता है। ठीक है, रबर की खेती शुरू हुआ था। ओके, आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा से करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते चलेंगे एकदम बारीक तरीका से, ताकि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ। ये चीज़ समझ में आ गया। कहीं कहीं अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो 1895 भी दे रखा है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुक बुक वाली चीज़ों पे आप लोग को याद रखना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल कौन सा हो गया? रेशेदार फसल कपास, जूट जूट सन, ठीक है, और प्राकृतिक रेशम। भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। कौन कौन? प्राकृतिक रेशम, ठीक है, रेशम की कीड़े की कोकिन से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए आप लोग 10वां में ही पढ़े होंगे ना, अथी 8वां 9वां में पढ़े होंगे। जो है रेशम जो है, इस शहतूत के पेड़ पे जो रहता है, शहतूत के पेड़ पे जो कीड़ा रहता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। ठीक है, वो कीड़ा का लार जो है क्या होता है? रेशम बनता है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, कपास के बारे में समझते हैं एकदम एक एक चीज को बारीक तरीके से। कपास का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। कपास का उपयोग, अगर मैं बात करूं बच्चा कि कपास का जो उपयोग है सूती वस्त्र के लिए किया जाता है। इसके लिए सूती वस्त्र के लिए क्या सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल के रूप में किया जाता है। कपास उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठंडे जहाँ ठंडा रहता है वहीं पे ये ज्यादा उष्ण उष्ण तो गर्मी गर्मी में चलता है। हाँ, गर्मी होगा ना, गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी होता है। कपास के लिए 210 दिन तक का कपास 210 दिन तक पाला रहित मौसम अनावश्यक है। ठीक है, सॉरी, आवश्यक है। पाला रहित मौसम जो है आवश्यक है। कपास काली मिट्टी में उपजाई जाती है, इसलिए कपास की खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। कपास का जो है उत्पादन महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये सब राज्य आप लोग को याद रखना। जूट की हम लोग बात करते हैं, जूट का जो है बोरा बनता है, और ये जो देख रहे हैं रस्सी बनता है, जूट का ही बनता है। पाँव पोछने वाला ज़्यादातर जो होती है वो रूट क्या चीज़ का होता है? जूट का ही होता है। किस चीज़ का होता है? जूट का ही होता है। ठीक है, ये तो जूट के बारे में हम आपको बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ले रहे हैं सर। आ जाओ भाई, तो जूट की हम लोग बात करते हैं। जूट को सुनहरा रेशम भी कहा जाता है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। जूट जूट तैयार होने के बाद जूट जो है तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। मतलब कादो कीचड़ में रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाता है, ये फूलता है, और फूलने के बाद इसकी स्किन को जो है निकाल लिया जाता है। ठीक है, सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जूट से जो है रस्सी हो गया, चट्टी हो गया, चट्टी बोरा चट्टी जो होता है, बोरा बनाया जाता है। जूट का जो मुख्य उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। जूट जो अभी देखो दिवाली गया ना, दिवाली दिवाली में हम लोग क्या करते हैं? संठी लेते हैं। ठीक है, दिवाली में हम लोग दिवाली में क्या लेते हैं? संठी खरीदते हैं। ठीक है, बाजार से। आप लोग अलग अलग नाम लेते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके इधर दूसरा नाम हो, मेरे इधर संठी बोला जाता है। वो बांध लेते हैं ना करके, चारों तरफ से ना करके मुड़का टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं, हाथ में लिए और दीप से आग लगाए, जहाँ पे देवी घर होता है, पूजा घर होता है, वहाँ से लिए और बोले
लक्ष्मी घोर दलिद्र बहार, लक्ष्मी घोर दलिद्र बहार, लक्ष्मी घोर दलिद्र बहार जो है ये प्रक्रिया होता है दिवाली में हम लोग के इधर। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी करते होंगे, है कि नहीं जी। तो ये वही रहता है, उसी का रहता है, उसी तरह का रहता है इसमें। उसमें भी क्या करता है, पानी में जो है, पानी में दे दिया जाता है, उससे चमड़ी स्किन खींच लिया जाता है, तो उस हो गया संठी। आइए, उसका भी काम सेम लगभग यही होता है। ठीक है, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चा, तो देखते हैं गन्ना। गन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं। गन्ना ब्राजील के बाद भारत, गन्ना दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे, भारत जो है उत्पादक सबसे बड़ा देश। गन्ना जो है ब्राजील के बाद भारत गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये चीज समझ। जलवायु की बात करिए, गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। अगर मिट्टी की प्रकार अगर देखा जाए बच्चा, तो मिट्टी जो है यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा मिट्टी हो ऐसा मिट्टी हो, सब मिट्टी में उगाया जा सकता है। तापमान की अगर हम लोग बात करें, तापमान की आवश्यकता जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, वार्षिक वर्षा चाहिए इसको। और प्रमुख अगर हम गन्ना उत्पादक राज्य में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। इस फॉर्मेट में हम आप लोग को दे रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे आवश्यक ही नहीं है कुछ चीज़ों का। मतलब भाई गन्ना में भारत का कौन सा, भारत जो है कौन सा, भारत का कौन सा स्थान है, उसके बाद जलवायु बता दिए, मृदा बता दिए, तापमान बता दिए, वर्षा बता दिए, और प्रमुख उत्पादक राज्य बता दिए। इससे ज़्यादा क्या इसमें चाहिए आपको, बताइए, है कि नहीं जी। ये इतना जबरदस्त कंटेंट जो दे रहे हैं आप लोग को, मजा आ जाएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जो है कृषि क्षेत्र में अधिक उपज होने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हरित क्रांति का मतलब यही हो गया, अधिक फसल उपजाना, अधिक फसल उपजाना। ठीक है, आधुनिक तकनीक के लिए अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग करने से कुछ फसलें, विशेषकर गेहूं उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। सीधी सी बात समझो, फिर से ऐसे नहीं समझ में आएगा, दोबारा हम बताते हैं। देखो, अच्छे तकनीक का उपयोग करके, अच्छे तकनीक उद्योग, 2 मिनट समय दो मेरे दोस्त, क्या। हरित क्रांति के बारे में हम लोग सीख रहे थे। हरित क्रांति में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में अगर अधिक फसल लगाना है, तो अच्छा खेती के लिए हम लोग अच्छा खाद डालेंगे, अच्छी तरह से फसल उगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करेंगे, मतलब आधुनिक औजार का उपयोग करेंगे, आधुनिक तरीके से हम लोग करेंगे तो अच्छी खेती होगी। और ये जो है करने का, कुछ फसल जो है विशेषकर गेहूं उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुआ था। इसमें मैं अगर इसके आगे जो है इसके बारे में चर्चा दे रखा है, तो उसमें हम लोग आपको पूरी तरह से हम समझा देंगे। ठीक है, लेकिन यही समझो कि इसमें क्या होता है, हरित क्रांति में ऐसा क्रांति जिसमें जो है फसल को अच्छी तरह से उगाया जाए और अधिक से अधिक उगाया जाए। ठीक है, हरित क्रांति में ये होता है, कृषि क्षेत्र में अधिक उपज होने वाला बीज का प्रयोग करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, खाद अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक का उपयोग होना चाहिए। ऐसे क्या होगा, अच्छा खाद डालेगा ताकि अधिक फसल उपजे। ठीक है, तो उपजे, गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं हरित क्रांति से जो है हानियां क्या क्या हुआ, हरित क्रांति से हानियां क्या क्या होगा। भैया अच्छा तो बीज डाल दिया आप, लेकिन इसमें क्या किया आपने, खाद डालना शुरू कर दिया। खाद डाले जाके ताकि अच्छा अधिक फसल उपजे, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अधिक रसायन के कारण भूमि का जो है निम्नीकरण हो जाएगा। अधिक खाद डालेंगे तो भूमि क्या होने लगेगा, बंजर होने लगेगा। सिंचाई का अधिकता से जल का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैव विविधता समाप्त हो जाएगा, जैव विविधता जो है धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अमीर और गरीब किसान के मध्य बीच अंतर हो जाएगा। जो अमीर आदमी होगा तो वो कर लेगा, जो गरीब किसान होगा वो नहीं कर पाएगा, दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा। तो ये होगा हरित क्रांति से हानियां हो गई। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए हम लोग पशुओं का नस्ल को सुधारते हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग का एक गाय है देसला, ठीक है, जर्सी,
देसला, जर्सी और कौन कौन सा होता है आप लोग को याद है तो बताइएगा कमेंट करके तनी को कि देसला, जर्सी कौन कौन सा जो है नस्ल के बारे में आप लोग जानते हैं। फ्रीजियन है कि नहीं। तो अपना लोग का देसला जर्सी जो है, ठीक है, देसला जो गाय होता है उसका दूध खाइएगा, एकदम बहुत मीठा लगेगा। मेरे पास नहीं था लेकिन मेरे अंकल के पास, एक अंकल के पास था देसला गाय, समझे। बहुत कम दूध देता था, बहुत कम, बोलो तो जितना अपेक्षा नहीं कर सकते उतना, मतलब 1-1.5 किलो 2 किलो, इससे ज़्यादा दूध नहीं देता था। लेकिन चीनी मिला के खाने की ज़रूरत नहीं होता था दूध में, इतना मिठासपन था उस दूध में, स्वाद तो एकदम बोलो भाई अमृत जैसा, ठीक है, इतना अच्छा लगता था, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में देखिए एकदम फ्रीजियन हिरिजियन जो आ गया, दूध तो बहुत देता है, ये सब जो है, ये सब जो है दूध बहुत देता है, ठीक है। लेकिन ये सब गाय जो है, नस्ल जो है, ये सब गाय का नस्ल इतना मतलब बहुत पतला होता है, ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आता खाने में। दूध बहुत देता है लेकिन बहुत पतला टाइप का लगेगा पानी मिले ले है किसान, ठीक है। तो श्वेत क्रांति में हम लोगों श्वेत क्रांति से हम लोग क्या सीखे कि गायों का नस्लों में बदलाव, ठीक है, गायों का नस्लों में बदलाव। और क्यों बदलाव? क्योंकि हमें दूध अधिक चाहिए, दूध में वृद्धि चाहिए, ठीक है, इसलिए। ओके, आ जाओ आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं खाद्य सुरक्षा। भूखमरी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा मतलब भूखे लोगों के लिए, जो भूखा है लोग, जो गरीब आदमी है उसके लिए खाद्य सुरक्षा है। मतलब सरकार जो है किसान लोग से सब सामान खरीद लेता है, खाद्य पदार्थ खरीदता है, गेहूँ चावल मक्का सब जो है खरीद के एक खाद्य सुरक्षा में रख देता है। तो खाद्य सुरक्षा का 2 अंग है, एक बफर स्टॉक जिसको बोला जाता है एफसीआई गोदाम, समझे ना, एफसीआई गोदाम सुने होंगे। जन वितरण वितरण प्रणाली पीडीएस, 2 अंग होते हैं। ये जो है बफर स्टॉक जो होता है एफसीआई, इसको माल भेजता है, मतलब चावल गेहूं भेज देता है। ये जो है ये जन वितरण प्रणाली, अगर ये नहीं समझे तो समझिए, जन वितरण प्रणाली होता है डीलर। डीलर साहब जो होते हैं गांव में, तेल पहले तेल भी दिया जाता था, आजकल सुनते हैं कि तेल वगैरह थोड़ा नहीं लेते हैं लोग, काहे कि महंगा हो गया। तो चावल गेहूं जो है अभी फ्री में ही सरकार दे रहा है बीपीएल वाला को। मैंने आप लोग को बीपीएल का पूरा का पूरा फंडा भी बता दिया था, एपीएल क्या होता है, बीपीएल क्या होता है, बीपीएल क्या होता है, सबके बारे में हम आप लोग को बता ही दिए थे, वहीं पे कहानी भी सुनाई थी इसका। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, बफर स्टॉक मतलब एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मतलब बहुत कम मूल्य पे, जो अभी तो फ्री ही चल रहा मूल्य पे जो है अनाज, अनाज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों से अनाज खरीद कर ये अनाज का भंडारण करता है। बाकी क्या करता है, इसके बाद इसका जो है काम होता है कि उपभोक्ता 2 वर्ग में बढ़ जाता है। मैंने आप लोग को पीडीएस बताया था ना भाई, यहाँ पे पीडीएस, पीडीएस जो होता है जन वितरण प्रणाली, ठीक है, जन वितरण प्रणाली जिसको बोला जाता है पीडीएस, ठीक है, पीडीएस बोला जाता है। ये जो है ये तो एफसीआई से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ इसको माल मिल जाता है, इसको माल आ जाता है। गेहूँ माल मतलब गेहूँ चावल धान मक्का जो भी है, ये सिर्फ समझना है, उलट फिर आप लोग नहीं समझ लेना, समझे कि नहीं। ओके, आ जाओ। उपभोक्ता 2 वर्ग में बटा होता है, एक एपीएल होता है, एक बीपीएल होता है, बिलो पोवर्टी, और क्या होता है एल मतलब, बताओ देखते हैं, चलो कोई नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना क्या होता है, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट कर देना। चलो रे हम तो आधा आधा तो आप लोग को बोल ही दिए, बिलो ऑपरेटी एल मतलब क्या होता है, लाइन, ठीक है, एभव हो जाएगा ऊपर वाला में, एभव प्रायोरिटी लाइन। पशुधन, भारत में पशु सबसे अधिक पशुधन है, भारत विश्व का सबसे अधिक, भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है, भारत में
विश्व का सबसे अधिक पशुधन है, अधिक पशु है। भारत में विश्व का 57% भैंस और 14% गायें हैं। भारत में दूध उत्पादन के वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति लगाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति। सुधा दूध सहकारी समिति बिहार में कार्यरत है। देखते हैं ना, सुधा दूध, मदर डेयरी, आशीर्वाद, सभी सब कंपनी है जो बिहार में आके दूध बेचता है। वो हम ही लोग का दूध लेता है, ठीक है, और हम ही लोग को बेच भी देता है अच्छे दाम पे ही। 57% लोग भैंस रख ले है कि नहीं जी, और 14% लोग है जो गाय रख ले। आगे बढ़ते हैं जी। भैया मजाक बढ़िया कर लेते हैं हमारे पीटीपी, है कि नहीं। अब ये बताओ भैया, यहाँ पे हैं, इनका तो नाम जानते ही होंगे आप लोग, हालांकि सोशल मीडिया पे तो है ही है। चलो कोई नहीं। कहते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाए भैंस रहे पौराए। ठीक है, भैंस के सामने कितना बीन बजाएगा ना, बजाते रहेगा, वो चिल्लाते रहेगा, देख रहे हैं मुंह बना, ऐसे करते रहेगा, ओकरा कुछ समझे में ना आता। भैंस भैंस के हॉर्न मारते रहिए, भैंस हटेगा नहीं गाड़ी के सामने से। तो भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, भैंस कुछ नहीं सुनने वाला। इसी तरह से लोग जो है, कुछ कुछ लोग हो जाते हैं, और कितनों कुछ कहिएगा वो अपने स्टाइल में रहेगा, अपने तरह से चलेगा। इसलिए दूसरों को समझाने से अच्छा है मेरे दोस्त खुद को समझा लीजिए, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं, आपके मतलबों से मतलब रखते हैं, है कि नहीं। ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चा पार्टी यहाँ पे। निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता है। भूमि घट रहा है, भूमि कृषि क्षेत्र जो है घट रहा है, जिसपे खेती करेंगे वो घट रहा है। खेतों का छोटा आकार हो रहा है। स्वामित्व प्रणाली और सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं हैं। और मानसून वर्षा अनिश्चित है, मानसून का पता नहीं चलता है, कब बारिश होगा, कब अधिक हो जाता है, कब कम हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ठीक है, कम पूंजी निवेश, ये सब जो है क्या है, निम्न उत्पादकता का मुख्य कारक ये रहा। जो कम उत्पादन करता है ये सब उनका रहा। आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र, सीमित उद्योग, ठीक है, ये सब चीजें। आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक तंत्र, सीमित उपयोग करना है। कृषि शोध एवं प्रचार प्रसार तंत्रों को अच्छी स्थिति में नहीं है। जो कृषि शोध है, कृषि पर शोध जो है अच्छी नहीं है, एवं प्रचार एवं प्रसार जो तंत्र है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। कृषि को लेके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलना, कृषि उत्पादन करने के बाद भी किसानों को जो है पैसा नहीं देता है, ठीक है, कम पैसा आता है। सरकार जो है दाम घटाता है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार, फसलों की सरकार के द्वारा ये जो कहा गया है, ये चीज़ें किताब में ही अच्छी लगती है हालांकि, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। फसलों की बीमा सुविधा देना, ये सब सरकार का योजना निकाला गया है, संस्थागत सुधार किया गया है। सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण मतलब कर्ज देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराया। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण का प्रोत्साहित करना। मौसम संबंधी सूचनाएं समय समय पर प्रसारित करना। और कृषि संबंधी नवीन तकनीक, जो नए नए तकनीक आ रहा है उनके बारे में बताना। औजार, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित करना, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। आगे हम लोग समझते हैं कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या रहा है, ठीक है, योगदान क्या रहा है। 100 देशों में, ठीक है, 100 देशों में लगभग 63% जनसंख्या का लगभग कृषि रोजगार प्राप्त करता है। यहाँ पे मिस्टेक है क्या? चलो भैया, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है
मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो था थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, ये जो टाइपिंग करते हैं उसी ने ये मिस्टेक कर रखा है। ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बड़ा बवंडर हो जाता 2001 में। ठीक है, 2001 ईस्वी में देश का लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त था। और आज़ादी के बाद जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है, और क्योंकि लोग खेती करना धीरे धीरे छोड़ रहा है। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, ये सब था आप लोग का अध्याय, जो है यही सब था। और आप लोग का जो अध्याय है कंप्लीट हो गया। जो जो चीज़ें थी वो इस अध्याय में हमने कवर कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा हमने फास्टली खींचा क्योंकि चीज़ जो था मैंने अलग पहले ही मैंने क्या किया था, ताकि बच्चों को मैं ज़्यादा बच्चों का मैं ज़्यादा समय लेना ही नहीं चाहता हूँ। साथ में थोड़ा थोड़ा हमने मौज मस्ती भी किया। ठीक है, पढ़ाई भी किया, और जो मैंने पढ़ाया है ना एकदम बेस्ट क्वालिटी का आप लोग नोट्स बनाओ। फिर से आप लोग को नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाओ और ऐप पे भी जाओ, वहाँ पे आप लोग को मिल ही जाता है। वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना भाई, मिल जाएगा वहीं पे। मैं बार बार कितना बोलता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके के नोट्स क्रिएट करो, और मैंने एक एक पॉइंट्स को अलग अलग करके बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आया होगा तो 2-4 को कमेंट चिपका देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, लाइक वगैरह कर लेना। ओके, आ जाओ भाई। और साथ ही हम आपको इस अध्याय के बाद देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद, और इसी तरह से पढ़ते रहे और मचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।